Good evening, everybody. Okay, so Bache, in the last class, we had started up with connective tissue. So in the connective tissue, we had done loose connective tissue, that is areolar and adipose. We talked about ligaments and tendons. और बच्चे हमने bones and cartilage भी जो था last topic वो cover किया था. All right. So today we are going to move ahead. हम आगे चलेंगे and we are going to talk about the fluid connective tissue in the body, which is present in the form of blood. Okay. तो बच्चे fluid connective tissue, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा, it would be fluid like. That means it can easily flow from one place to another. So this is the next type of connective tissue that we'll be picking up. All right. Fluid connective tissue. Okay. अब बच्चे जब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, these are the circulatory fluids or connective fluids which are present in our body. ठीक है. तो fluid connective tissue, it is made up of matrix. It is made up of matrix, which is fluid in nature. अब बच्चे इट इज फ्लूइड इन नेचर, इसका क्या मतलब है? इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड लाइक है. दैट मींस इट कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब बच्चे ब्लड जो है, ब्लड इज द मेजर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. ओके. तो इसके अंदर जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे, या आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन transportation of nutrients, respiratory gases, hormones, etc. All right. इसमें बच्चे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. रेस्पिरेटरी गैसेस सच एज CO2 एंड ऑक्सीजन आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड. फिर क्लास 8 में बच्चे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्पेशल ग्लैंड्स which put their hormones into the blood and blood will then transport them further. Alright. तो ये हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो बच्चे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हम कैटेगरी मेजर पढ़ेंगे दैट वुड बी ब्लड. अब बच्चे ब्लड की बात जब हम करते हैं, ब्लड जो है, ब्लड इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. इसके अंदर 2 पार्ट्स आएंगे. इट इज मेड अप ऑफ 2 components. ऑलराइट. इसके अंदर बच्चे 2 कंपोनेंट्स आएंगे. फर्स्ट कंपोनेंट is plasma. The first component is plasma. Alright. अब बच्चे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, what is plasma? Plasma is the fluid matrix of the blood. What is plasma? It is the fluid matrix of the blood or the fluid part of the blood. It is the fluid part. It is the fluid part of blood. All right. ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा. ऑलराइट. अब अच्छा, प्लाज्मा के अंदर सारे ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो बच्चे ब्लड का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स. तो बच्चे सेलुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? दे आर सेल्स.
they are cells present in the plasma. They are cells present in the plasma which carry out. They are cells present in the plasma which carry out specific functions. Okay. जो बचे सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेल है बचे जो ब्लड के अंदर होता है, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ऑलराइट, so the first important cellular component which is present in the blood is RBC, red blood cells, commonly known as red blood cells or RBCs, red blood cells, red blood cells, okay, और RBCs. अब बच्चे RBC को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स. ओके, रेड ब्लड सेल और आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स. ओके, अब बच्चे रेड ब्लड सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल इन मैमल्स और स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, दे आर बाइकॉन्केव डिश शेप्ड स्ट्रक्चर्स और सेल्स. दे आर biconcave disc shaped cells. Okay, red blood cells are biconcave disc shaped cells which have respiratory pigment. Which have respiratory pigment called hemoglobin. बच्चे इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन. ओके, बच्चे यहां मैं एक चीज है जो आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूं. ठीक है, रितन जी ने भी यही पॉइंट चैट बॉक्स में लिखा है कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कॉर्पसल बोलना चाहिए. एक्चुअली बच्चे वो चीज बिल्कुल जो है करेक्ट है. हमें एक्चुअली सेल टर्म नहीं यूज करना चाहिए, हमें रेड ब्लड कॉर्पसल बोलना चाहिए. फिर भी हम रेड ब्लड सेल जो है कॉमनली बोल देते हैं. ठीक है, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है. रीजन ये है कि जब आप ह्यूमन आरबीसी की बात करते हो एंड ऑल्सो इन अदर मैमल्स, आरबीसी विल लूज न्यूक्लियस एज दे मेच्योर. जब आरबीसी मेच्योर होते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस और जो अदर ऑर्गेनलीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली उनको हमें सेल नहीं बोलना चाहिए, पर हम उन्हें कॉमनली सेल बोल देते हैं. वैसे अगर सही बोलना चाहो तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है you should actually call them red blood corpuscle. Okay, all right. Ekarth, what do we mean by biconcave disc? Okay, let me see if I have that image here. All right, let me just check. I think इसमें होगी, अगर नहीं है. all right, देखो यहां आपको बच्चे रेड ब्लड सेल दिखाए हुए हैं. बच्चे रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव डिश शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस. साइड व्यू से हमें ऐसे दिखाई देंगे. ओके, एकार्थ, इज दिस क्लियर? बाइकॉन्केव डिश शेप्ड स्ट्रक्चर. बच्चे आपने लोअर क्लासेस में कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा. ऑलराइट, तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है, तो बाइकॉन्केव मतलब दोनों साइड में ऐसे डिप्रेशन जैसे है, ऐसे. ओके, और ये जो बच्चे शेप होता है ना, दिस शेप एक्चुअली हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन एफिशिएंटली. तो इसका जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं, बाइकॉन्केव डिश शेप स्ट्रक्चर. एकार्थ, इज दैट क्लियर? ओके, चलो, ऑल राइट, वेरी गुड. ओके, so they have a pigment which is called hemoglobin. All right,
अब अच्छा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पिरेटरी पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या मतलब है बच्चे? यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस आल्सो, व्हेन वी ब्रीथ इन, दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन विल गो इनटू लंग्स। अब बच्चे, लंग्स के अंदर आपकी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। ब्लड में जो CO2 है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, वो CO2 लंग्स के अंदर चला जाएगा, और जो लंग्स का ऑक्सीजन है वो वापस ब्लड में आरबीसी के हीमोग्लोबिन के अंदर आ जाता है। तो बच्चे, हीमोग्लोबिन एक्चुअली क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इसलिए हम उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन हेल्प्स टू hemoglobin helps to transport oxygen and carbon dioxide, O2 and CO2 in blood. This is the reason बच्चे it is known as respiratory pigment. ओके, हीमोग्लोबिन का क्या रोल है बच्चे? हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बच्चे, इज दैट क्लियर? स्वीटी, इज दैट क्लियर? ओके, ऑल राइट, चलो। तो बच्चे, आरबीसी जो है इन ह्यूमंस mature RBCs do not show presence of nucleus. Mature RBC do not show presence of a nucleus. इनके अंदर बच्चे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, और बच्चे ये जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज जो हैं दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन दैट इज अबाउट 100 to 120 डेज। उसके बाद इनको खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लगातार नए आरबीसी बनते हैं और पुराने आरबीसी खत्म होते रहते हैं। ठीक है, they have a lifespan of about 120 days. They have a lifespan of 120 days. बच्चे, ये एक क्वेश्चन है जो आरबीसी से रिलेटेड कॉमनली पूछा जाता है ओलंपियाड्स वगैरह में। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 days. ऑलराइट, आफ्टर 120 days दे आर डिस्ट्रॉयड, और लगातार नए आरबीसी बनते हैं, पुराने आरबीसी खत्म होते जाते हैं। ओके, अब बच्चे सेकेंड हमारा सेलुलर कंपोनेंट है, WBC, सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल्स और WBC और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है बच्चे, ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। अब बच्चे, WBC और व्हाइट ब्लड सेल दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कोई कलर नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, अब बच्चे, they are also known as the soldiers of the body. They are known as the soldiers of the body. अब बच्चे, soldiers of the body क्यों बोला जा रहा है? They are known as the soldiers of the body. Okay, क्यों इनको soldiers बोला जा रहा है? Because ये डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ओके, ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट क्या करते हैं? फाइट करते हैं।
इसलिए हम इन्हें बच्चे क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब बच्चे व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, they do not have a definite shape, okay, they do not have a definite shape, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जस्ट लाइक अमीबा। और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। उसके बाद बच्चे थर्ड हमारे सेलुलर कंपोनेंट, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ऑलराइट, अब बच्चे प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ये जो सेल है ये क्या रोल प्ले करते हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले बच्चे, दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है, इट क्लॉट्स। ओके, तो बच्चे दैट फंक्शन इज कैरिड आउट बाय प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो बच्चे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। व्हाट दे डू इज दे हेल्प इन क्लॉटिंग, they help in clotting of blood, they help in clotting of blood at the site of injury, ऑलराइट। तो बच्चे ये एक बहुत एसेंशियल रोल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर बच्चे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इट इज गोइंग टू लीड टू, इट इज गोइंग टू लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा। और बच्चे अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पर्सन कैन इवन डाई, क्योंकि हमारे अंदर बच्चे एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है ब्लड, अगर लगातार पर्सन ब्लीड करेगा तो क्या होगा, द पर्सन कैन डाई। ऑलराइट, so this is a very important function which is carried out by platelets, okay। तो बच्चे this is all about fluid connective tissue or the blood, alright। हाँ जी अभी सुचिता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा डाउट था कि सर व्हाइट ब्लड सेल्स सर उनके लाइफ स्पैन कब तक होती है? देखो बच्चे आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। उसके बाद हम उन्हें डिवाइड करते हैं ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड सो ऑन। तो बच्चे उन सबके अलग अलग लाइफ स्पैन्स हैं, ओके, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट आस्क्ड एट द 9th लेवल, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एट योर लेवल, क्योंकि बच्चे फिर उसमें बहुत सारी आगे कैटेगरीज हैं, ठीक है। उनके न्यूक्लियस के शेप अलग अलग हैं, ओके, फिर उनके अंदर लाइफ स्पैन्स अलग अलग हैं, उनके फंक्शन थोड़े अलग अलग हैं। तो बच्चे वो जो एक पोर्शन है वो आपको +1 बायो में करना है। एट योर 9th लेवल यू हैव टू सिंपली स्टेट व्हाट आर व्हाइट ब्लड सेल्स और उनका फंक्शन क्या है। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर प्लेटलेट्स की सर लाइफ स्पैन? बच्चे देखो प्लेटलेट्स जो है ना, एक्चुअली 9th लेवल में तो हम आपको उन्हें सेलुलर कंपोनेंट्स में लिखा देते हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं ये क्या है, व्हाट आर दे आर एक्चुअली प्रोटीन फ्रेगमेंट्स, दे आर एक्चुअली नॉट सेल्स। पर 9th लेवल पे हम क्या करते हैं, 9th लेवल पे हम क्या करते हैं, 9th लेवल पे हम उन्हें सेल्स लिखवाते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं, दे आर नॉट सेलुलर, दे आर प्रोटीन कंपोनेंट्स। दिस इज समथिंग विच विल कम इन +1 बायो। अब बहुत सारी चीजें बच्चे लोअर क्लासेस में कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ा दी जाती हैं, उनकी जो डिटेल या स्पेसिफिसिटी होती है वो हायर क्लास में आती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि इनके अंदर कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन जैसा कुछ होगा, क्योंकि ये प्रोटीन फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है बच्चे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ऑलराइट, चलो। सो बच्चे ये हमारा जो ब्लड का पोर्शन है दैट इज डन।
ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ब्लड के अलावा हमें एक और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू करना है, दैट इज लिम्फ। ऑलराइट, बच्चे लिम्फ हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में दोबारा आएगा आपके पास। ऑलराइट, लिम्फ जो है, लिम्फ इज अनदर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ऑलराइट, ब्लड हमने कर लिया, ओके, लिम्फ। ऑलराइट, लिम्फ। तो बच्चे लिम्फ इज अनदर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ऑलराइट, अब बच्चे लिम्फ को हम अगर देखें तो लिम्फ इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड इटसेल्फ। लिम्फ जो है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड इटसेल्फ। ओके, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड। अब बच्चे लिम्फ जो है ब्लड से ही फॉर्म होता है बाय फिल्टरिंग इन दी कैपिलरीज, by filtering in the capillaries. ओके, बच्चे लोअर क्लासेस में आपने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा होगा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दीज आर ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। तो बच्चे कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन जंक्शंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। capillaries, they are present between junctions of arteries and veins, and capillaries they are very thin walled. capillaries जो होती हैं वो बहुत thin walled होती हैं। ओके, अब बच्चे ये जो thin walled capillaries हैं, the thin walled capillaries, what they do, what they help in, they help in filtration of blood. वो ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। जब ब्लड बच्चे कैपिलरीज के अंदर पहुंचता है तो व्हाट हैपेंस, ब्लड की फिल्टरिंग हो जाती है, और इस फिल्टरिंग की वजह से क्या होता है, आपका लिम्फ फॉर्म होता है। ऑलराइट, सो इट इज फॉर्म फ्रॉम ब्लड बाय फिल्टरिंग इन द कैपिलरीज। इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस एज आरबीसीज, एज आरबीसी और रेड ब्लड सेल, एज रेड ब्लड सेल। Do not filter out due to large size. बच्चे आपको ये याद रखना है कि लिम्फ जो है, लिम्फ कहाँ बनता है, लिम्फ बनता है कैपिलरीज में। जब कैपिलरी में से ब्लड फिल्टर होके बाहर आ जाता है तो वो बनता है लिम्फ। अब बच्चे लिम्फ जो होता है वो कलरलेस है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है। ओके, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं है। ऑलराइट, आरबीसी नहीं है तो वो कलरलेस है। ओके, एक अर्थ व्हाइट ब्लड सेल आर कलरलेस, उनको व्हाइट बोल देते हैं पर वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो डब्ल्यूबीसीज आर कलरलेस। ओके, इसलिए उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब कलरलेस। ओके, सो ब्लड सेल्स दे डू नॉट, रेड ब्लड सेल दे डू नॉट फिल्टर आउट into the tissue spaces from the capillaries. Okay, as a result what happens, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो lymph बनेगा, आपका जो lymph बनेगा, it would be colorless, lymph would be colorless. all right, अब अच्छा इस lymph को अगर हम देखें, lymph is rich in, इसमें क्या होता है, lymph is rich in WBC, nutrients, etc., which are to be exchanged with tissues, which are to be exchanged with tissues. ओके, इनको टिश्यूज के साथ एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है, लिम्फ के अंदर क्या है बच्चे, यू विल सी प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, दे आल्सो शो प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दे हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो इनका एक्सचेंज किसके साथ करना होता है लिम्फ ने, विद टिश्यूज। तो बच्चे इसी रीजन से हम लिम्फ को क्या कहते हैं, लिम्फ इज आल्सो नोन एज द टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज आल्सो नोन एज the tissue fluid.
Lymph is also known as the tissue fluid as it is in close contact. As it is in close contact with tissues. ओके टिश्यूज के साथ बच्चे ये क्लोज कांटेक्ट में होता है, इसलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। और बच्चे लिम्फ का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ओके तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। ऑलराइट, अब बच्चे हम चलेंगे लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब बच्चे नर्वस टिश्यू जो है इसमें सिर्फ हमें न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। नर्वस टिश्यू के अंदर भी और सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इट आल्सो शोज मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, बट इन नर्वस टिश्यू वी ओनली हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड रोल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स। ओके तो बच्चे नर्वस टिश्यू, सबसे पहले नर्वस टिश्यू को हम किस फंक्शन में देखते हैं बॉडी के अंदर। अब बच्चे when you talk about nervous tissue, it is tissue which helps in control and coordination. It helps in control and coordination. In animals. बच्चे हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की वजह से हो रहा है। ओके अब बच्चे नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारे और पार्ट्स आते हैं, पर बच्चे हमें क्लास 9th में किसके बारे में पढ़ना है, वी हैव टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ऑलराइट, तो हमें नर्वस टिश्यू के अंदर क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट न्यूरॉन। What is a neuron? It is the structural and functional unit. It is the structural and functional unit of nervous tissue. It is the structural and functional unit of nervous tissue. ठीक है बच्चे, न्यूरॉन क्या है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब बच्चे अगर हम किसी भी बेसिक न्यूरॉन को देखते हैं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आई जस्ट गेट बैक टू दी नोट्स, वहां इसका जो डायग्राम है बहुत क्लियरली दिखाया गया है विद इट्स डिफरेंट पार्ट्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज अरेंज्ड, कैसे ये जो अलग अलग पार्ट से अरेंज्ड हैं। ऑलराइट, और इनका फंक्शन क्या है। ऑलराइट, तो ये बचे आपका न्यूरॉन है। दिस इज द बेसिक न्यूरॉन दैट वी सी इन नर्वस टिश्यू। और बचे आपके नर्वस टिश्यू के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। और नर्व्स से क्या होता है, सिग्नल ट्रैवल करता है आपकी बॉडी में। ऑलराइट, सो अ बेसिक न्यूरॉन इज समथिंग लाइक दिस। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द एंटीरियर हेड लाइक पोर्शन। ये जो आपके न्यूरॉन का फ्रंट वाला हेड लाइक पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज साइटॉन। व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज साइटॉन। ऑलराइट, दिस इज नोन एज साइटॉन। अब अच्छा ये जो साइटॉन है, साइटॉन इज द हेड लाइक पोर्शन, और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे you will see these small hair like processes. These hair like processes, they are known as dendrites. Hair like processes which are present on the head or cell body, that is known as dendrites. Okay, dendrites का बहुत important function होता है बच्चे, they actually help to collect signals from other neurons. Dendrites क्या करते हैं, signals को collect करते हैं। Okay, then you will see a long tail fiber like structure जो ऐसे रन कर रहा है, this is known as axon। ये जो पोर्शन आ रहा है axon। okay,
Axon is the long tail like structure emerging from cyton. अब अच्छा साइटोन के ऊपर आपको ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच इज एक्चुअली माइलिन शीथ. माइलिन शीथ. और बच्चे ये जो माइलिन शीथ है इट इज अ फैट लेयर. माइलिन शीथ क्या है? ये एक फैट लेयर है. बीच में आप देखोगे गैप्स हैं विच आर नोड्स ऑफ रैनवियर. ओके. एंड एट द एंड यू विल सी एक्सॉन टर्मिनल्स और नर्व एंडिंग्स. ये वाली नर्व एंडिंग्स. ऑलराइट. अब अच्छा ये जो हमने अलग अलग पार्ट्स अभी इधर बोले हैं पढ़े हैं इन सब के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. दे ऑल हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके. सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे एक छोटा सा नोट लिखेंगे साथ साथ में इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करते जाएंगे. तो बच्चे न्यूरॉन जो है इट हैज टू मेजर पोर्शंस. इट हैज टू मेजर पोर्शंस. न्यूरॉन के अंदर बच्चे दो मेजर पोर्शन होते हैं. फर्स्ट इज साइटोन और सेल बॉडी. ओके. साइटोन और सेल बॉडी. अब अच्छा साइटोन और सेल बॉडी की जब हम बात करते हैं ये जो है पोर्शन ये आपके न्यूरॉन का इंटीरियर हेड लाइक पोर्शन है. इट इज द इंटीरियर हेड लाइक पोर्शन. आई विल जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन. दिस पोर्शन ये जो हेड लाइक पोर्शन है न्यूरॉन का दिस इंटीरियर हेड लाइक पोर्शन इज नोन एज साइटोन. इट इज द हेड लाइक it is head like structure. It is head like structure of neuron. Okay. Cyton is the head like structure of neuron. बच्चे what role does it play? ये क्या रोल प्ले करता है बच्चे? as we know in our nervous tissue the signals travel in the form of electrical impulses. हमारी बॉडी में जो बच्चे नर्वस टिश्यू है नर्व्स है उनके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं. ठीक है. तो हमारा जो सेल है सॉरी जो हमारा न्यूरॉन है नर्व सेल उसके सबसे आगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं साइटोन. अब अच्छा साइटोन के अंदर बहुत सारे आपको टेल लाइक फाइबर्स दिखाई देंगे. सॉरी यू विल सी हेयर लाइक प्रोसेसेस. तो उनको हम क्या कहेंगे? यू विल कॉल देम डेंड्राइट्स. ओके. इट शोज प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स. It shows presence of hair-like processes which are called dendrites. अब अच्छा ये जो डेंड्राइट्स हैं डेंड्राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. व्हाट रोल डू दे प्ले? आई जस्ट गो बैक टू द डायग्राम. बच्चे ये जो न्यूरॉन है इसके आगे एक और न्यूरॉन होता है तो सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. सो डेंड्राइट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेंड्राइट्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोन दे विल कलेक्ट द सिग्नल व्हेन द न्यूरॉन एंड्स. जहां न्यूरॉन खत्म हो जाएगा उसके आगे वाला उसमें जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो किधर आएगा? It will come into dendrites. From dendrites, that signal will pass into cyton. Cyton से वो signal किधर जाएगा? It will move towards axon. Axon से further आपका signal कहाँ पहुंचेगा? Nerve endings और terminal endings. तो बच्चे जब signal वहां पहुंच जाएगा, what is going to happen? The nerve endings, they are going to release a chemical which is known as acetylcholine. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो सिग्नल है दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व एंडिंग टू
डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और बच्चे ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। तो डेंड्राइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अब बच्चे ये जो आपकी साइटोन या सेल बॉडी है, इसमें से फिर एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दे कलेक्ट सिग्नल्स, दे कलेक्ट impulses, they collect electrical impulses from preceding neuron। अपने से आगे वाले न्यूरॉन से ये क्या करेंगे? सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब बच्चे साइटोन से आगे क्या निकलता है? साइटोन से आगे निकलता है सेकंड पार्ट न्यूरॉन का, दैट इज एक्सॉन। अब बच्चे एक्सॉन जो है, इट इज अ लॉन्ग tail like fibers, it is a long tail like fiber that emerges from cyton। ओके, अब बच्चे एक्सॉन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। साइटोन से सिग्नल एक्सॉन में आता है बच्चे। अब साइटोन के ऊपर, सॉरी, एक्सॉन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको। दिस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज माइलिन शीथ। और बच्चे ये जो माइलिन शीथ है, ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ फैट। दिस माइलिन शीथ, इट इज मेड अप ऑफ फैट्स। ओके, it is covered with a insulating layer, insulating layer of fat known as myelin sheath। अब बच्चे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि एक्सॉन के थ्रू तो सिग्नल ने ट्रैवल करना था और इसके ऊपर हमने इंसुलेटर की लेयर लगा दी, तो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे ट्रैवल करेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो गई। पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखो, आपके जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, इसके बीच में गैप है, दिस गैप, there is gap in fat layer over the axon। और बच्चे इस गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। अब बच्चे व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया, डेंड्राइट से डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन से सिग्नल किधर आया? नर्व, सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये सिग्नल किधर आया? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, सेल, सेल से ये किधर जाएगा? इट विल मूव इनटू एक्सॉन। पर बच्चे एक्सॉन में नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर फैट लेयर है। तो एक्चुअली आपका जो सिग्नल है, इट विल जंप फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनदर। तो एक्चुअली बच्चे ये जो फैट की लेयर है माइलिन शीथ पे, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, इट हैज गैप्स इन बिटवीन, it has gaps in between known as nodes of Ranvier। known as nodes of Ranvier। अब बच्चे आपके दिमाग में ये बात भी आनी चाहिए कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या फायदा है। पहली चीज तो बच्चे आपका सिग्नल ट्रैवल कर पाएगा। सेकेंडली, योर सिग्नल विल एक्चुअली जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। बच्चे ये जो नोड ऑफ रैनवियर है, इसके अंदर क्या होगा? आपका जो सिग्नल है, इट विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। तो बच्चे व्हेंस दिस हैपेंस, इसकी वजह से क्या होता है? आपका जो सिग्नल ट्रैवल है बहुत फास्टर हो जाता है। ओके, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स
jumps from one node of Ranvier to another. One node from another. अब बच्चे जब सिग्नल जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ओके, फ्रॉम वन नोड ऑफ Ranvier to another, तो बच्चे सिग्नल ट्रांसमिशन विल बी फास्ट. द सिग्नल ट्रांसमिशन बिकम्स फास्ट. ट्रैवल faster. The signal will travel faster. ओके, तो बच्चे ये आपकी माइलिन शीथ का रोल है. माइलिन शीथ जो है एक फैट की लेयर है जो एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट है. बीच बीच में उसके गैप्स हैं. उन गैप्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे? नोड्स ऑफ Ranvier. आपका जो सिग्नल है वो क्या करेगा? योर सिग्नल विल जंप. योर सिग्नल विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ Ranvier टू अनदर, ऐसे. As a result, the signal transmission will become faster. अब बच्चे एक्सॉन के एंड पे आप देखोगे नर्व एंडिंग्स और टेल फाइबर्स. अब बच्चे इफ यू केयरफुली नोटिस, इनके ऊपर ऐसे ये छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. बच्चे इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर. इट हैज न्यूरोट्रांसमीटर. बच्चे दिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. न्यूरोट्रांसमीटर इज फिल्ड इनसाइड द सिनेप्टिक नॉब्स. ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होता है, which helps to transmit signal from one neuron to another through the synapse. Okay, at the end of axon, nerve endings or tail fibers आर प्रेजेंट. अब अच्छा, ये जो नर्व एंडिंग्स या टेल फाइबर्स प्रेजेंट है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? दे शो या दे हैव सिनेप्टिक नॉब्स. इनके ऊपर बच्चे सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती हैं. और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या फील्ड होगा? दे हैव सिनेप्टिक नॉब्स फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर. which helps to transfer which helps to transfer signal from one neuron to another. ओके, तो बच्चे ये था आपके न्यूरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स. फर्स्ट इज साइटोनर सेल बॉडी विच इज द हेड लाइक पोर्शन. And बच्चे the second portion is axon. Axon is long tail-like structure which helps to carry signals from cyton to the other parts. अब बच्चे एक जो चीज आप याद रख सकते हो, what is the general flow of signal? Flow of electrical impulse, flow of signals in neurons. न्यूरॉन में सिग्नल कैसे फ्लो करता है? सबसे पहले सिग्नल आएगा बच्चे डेंड्राइट पे. डेंड्राइट से सिग्नल किधर आता है? डेंड्रॉन्स. डेंड्रॉन से सिग्नल आएगा साइटोन. साइटोन से सिग्नल आएगा एक्सॉन. एक्सॉन से सिग्नल आएगा टर्मिनल ब्रांचेस. और बच्चे जहां ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं, इधर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. ओके, सिनेप्टिक नोब्स release neurotransmitter.
सिनेप्टिक नॉब्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, और फिर ये सिग्नल किधर जाएगा, इट विल मूव ऑन टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. ओके, तो बच्चे दिस इज हाउ सिग्नल ट्रेवल्स इन न्यूरॉन्स. डेंड्राइट्स पे आएगा सिग्नल फिर डेंड्रॉन पे जाएगा, डेंड्रॉन से साइटोन से एक्सॉन से टर्मिनल ब्रांचेस पे बच्चे सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती हैं. वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और उस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से सिग्नल नेक्स्ट जाएगा डेंड्राइट्स के पास. दिस इज हाउ सिग्नल ट्रांसफर्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ओके, ऑलराइट. ऑलराइट बच्चे, यहाँ एक लेबलिंग है जो रहेगी श्वैन सेल. बच्चे श्वैन सेल एक्चुअली फॉर्म्स दी माइलिन शीथ. ये जो हम माइलिन शीथ या कवरिंग देख रहे हैं, ये कौन फॉर्म करता है एक्सॉन के ऊपर, दिस इज फॉर्म्ड बाय श्वैन सेल. ओके, ये तो आप याद भी रख सकते हो, ये आपके नोट्स में भी है. आई विल शेयर दीज नोट्स विद यू वंस अगेन सो यू कैन गो थ्रू देम. ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज इट. यहाँ हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो भी कंप्लीट हो गया है. नर्वस टिश्यू इज ऑल्सो डन एंड वी आर थ्रू विद टिश्यू चैप्टर्स. हाँ जी, अभी सुचिता. सर इसका एक और पार्ट है सर, वो मसल टिश्यू थे. अच्छा, मस्कुलर टिश्यू रह गया हमारा. यस सर. ओके, ऑलराइट, हम सीधा कनेक्टिव टिश्यू से नर्वस टिश्यू पे आ गए. ऑलराइट, आई थॉट कि हमने मस्कुलर टिश्यू कर लिया है. चलो, सो बच्चे मस्कुलर टिश्यू हम क्या करेंगे, विल पिक दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास. आई थिंक मेरे माइंड से स्किप हो गया. कनेक्टिव टिश्यू के बाद मैं सीधा नर्वस टिश्यू पे आ गया. जनरली मैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्कुलर टिश्यू ही कराता हूँ. ओके, तो शायद मेरे माइंड से स्किप होगी बात. नो प्रॉब्लम्स, विल बी पिकिंग अप मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इट वुड बी ऑफ 3 टाइप्स, striated, unstriated and cardiac muscles. और बच्चे आई थिंक एक छोटा सा पोर्शन और रह गया है हमारा, प्रोटेक्टिव टिश्यूज फ्रॉम प्लांट इज आल्सो लेफ्ट, जहां हमें थोड़ा कॉर्क, स्टोमेटा, एपिथेलियम, वो पोर्शन हमें पढ़ना है. सो दैट विल बी पिकिंग अप इन दी नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, ओके ओके सर. ओके बेटा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग.